मरवाही में उपचुनाव से जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का पर्चा रद्द होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। जेसीसी ने जहां दबाव का आरोप लगाया है, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जाति मामले पर आए फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिस बीजेपी ने नकली आदिवासी के मुद्दे पर 2003 का चुनाव लड़ा और शिकायत की, उसमें आज फैसला आया है, इसलिए बीजेपी को भी स्वागत करना चाहिए। बीजेपी जो 15 साल में नहीं कर पाई, वह 18 महीने में हो गया। उधर कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि मरवाही नकली आदिवासियों से मुक्त हुआ है। तो नामांकन रद्द होने के बाद अब सियासत भी इस पर जारी है। नकली आदिवासी का ये मुद्दा यहां पर इस पूरे मुद्दे को बनाया गया। आपको बता दें कि अमित और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त होने पर सीएम ने यह कहा कि इस फैसले का बीजेपी को स्वागत करना चाहिए। जिस बीजेपी ने नकली आदिवासियों के मुद्दे पर 2003 का चुनाव लड़ा और शिकायत की, उसमें आज फैसला आया है। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा दिए। शिकायत उनकी थी, सरकार उनकी थी। ये लगातार ये मांग होती रही है और अब जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको स्वागत करना चाहिए। जो 15 साल में वो लोग नहीं कर पाए, वो ये 18 महीने हो गया। चलिए, तो मरवाही में उपचुनाव से जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का पर्चा रद्द होने के बाद अब इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। जेसीसी लगातार दबाव का आरोप लगा रही, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जाति मामले पर आए फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिस बीजेपी ने नकली आदिवासी के मुद्दे पर 2003 का चुनाव लड़ा और शिकायत की, उसमें फैसला आया, इसलिए बीजेपी को भी इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी जो 15 सालों में नहीं कर पाई, वो 18 महीने में हो गया। तो अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त होने के बाद साथ ही जोगी के जाति पर आए फैसले का स्वागत करने की बात यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कही है। जैसे लगातार मरवाही के इस चुनाव में षड्यंत्र की बात यहां पर जेसीसी की ओर से की जा रही है, तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर भी राजनीति तेज हो गई है। चलिए, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र जी, स्वागत आपका एबीसी 24 में। धन्यवाद श्रवण। राजेंद्र जी, जिस तरह से सीएम ने यह कहा कि जो काम 15 सालों में नहीं हुआ, 18 महीनों में वो काम हो गया, सीएम के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? इसके साथ ही मरवाही में जो कुछ भी चल रहा, उस पर आपकी क्या कुछ राय? नहीं, सीएम ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। आदरणीय भूपेश बघेल जी का ये कहना पूरे तथ्यों को उजागर करता है कि इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। श्री नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो इस मामले को लेकर के अदालत में गए थे कि जोगी जी की जाति जो है वो कम से कम आदिवासी तो नहीं है। और उसी बात को लेकर के संत कुमार नेताम, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे उन दिनों, और अब संप्रति वो इस समय आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, वो लेकर के इस मामले को गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के ही तो नेता इस बात को लेकर के न्यायालय में गए थे और उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह भूरिया थे। उन्होंने ये आयोग की तरफ से ये प्रमाणित किया और आदेश जारी किया कि श्री अजीत जोगी जी की जाति आदिवासी नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को अदालत में जाने का काम किया और आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री दिलीप सिंह जूदेव ने यह कहा कि आदिवासी नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस बात को लेकर अदालत में गए थे, उसकी पुष्टि हुई है आज। और सबसे बड़ी बात यह है, पुष्टि तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन छानबीन समिति ने अपना निर्णय दिया और जिसको अदालत ने मान लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाई देता है। देखिए, अंतागढ़ के चुनाव के बाद में इन दोनों के बीच में जिस तरह का तालमेल बना है भारतीय जनता पार्टी और जोगी जी के परिवार के बीच में, खासतौर से अमित जोगी, और मैं सम्मान के साथ अजीत जोगी जी का भी नाम लेना चाहूंगा, वो दिवंगत हैं, इसलिए
श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लूंगा, उनकी सांठ-गांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ उजागर हो गई थी अंतागढ़ के चुनाव में, जब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहते हुए उन्होंने अंतागढ़ की सीट को बेचने का काम किया। और मरवाही की सीट में जब भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करती थी तो हम लोगों को गाहे बेगाहे इस बात की जानकारी मिलती रहती थी कि जोगी जी से पूछा जाता था कि किसको खड़ा कर दे, ताकि वो प्रचंड बहुमत से उनकी इच्छा के अनुसार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दे और वो जीत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अब आप सारे मामलों को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कूद करके उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। अमित जोगी को, ऋचा जोगी को, ये बात अमित जोगी के से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। चलिए राजन जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जेसीसी प्रवक्ता इकबाल अहमद रिजवी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इकबाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एपिसोड 24 में। लगातार अब चूंकि जो नामांकन है वो निरस्त हो चुका है और उसके बाद लगातार दबाव का आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट है इकबाल जी की जो पूरा मामला था वो पिछले 15 सालों से चला आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि नामांकन तो निरस्त हो गया या निरस्त करवा दिया गया, बहरहाल अब वो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है मरवाही की जनता किसको चाहती है और किसको चाहती थी, कौन उनका परिवार का सदस्य था। उनको ये मतलब नहीं है कि अजीत जोगी आदिवासी थे इसलिए वो उनको चाहते थे। वो एक अच्छे इंसान थे, एक विद्वान व्यक्ति थे, एक हमदर्द व्यक्ति थे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनके इलाज में, उनके सुख में और दुख में हमेशा साथ रहते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो वो दिल से जुड़ी हुई थी जनता। जब भी तो 45 और 50 हजार की लीड देती थी। पिछले चुनाव में भी देखिए वो कांग्रेस से छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई, अपने दम पर उन्होंने पार्टी बनाई और उसको मान्यता दिलवाई और उससे उन्होंने 46 हजार के करीब से जीत दर्ज की और कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। तो कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो गई थी ना कि भाई अब हमको कैसे कुछ करना है। तो अगर जोगी परिवार का कोई भी आदमी रहेगा तो हमारा जीतना वो नामुमकिन है। तो इसलिए उन्होंने हर तरह का प्रयास किया कि जोगी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आए। लेकिन हमसे, मैं सोचता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमसे एक चूक हो गई कि हमने किसी दूसरे को, वहीं के निवासी को जोगी कांग्रेस की ओर से सिंबल दे करके डमी कैंडिडेट को वहां पर हमारा एक जो सिंबल है ना, वो सिंबल जो है वो नहीं मिल सका। उसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से खेद है, क्योंकि हम वहां निर्दलीय भी खड़ा कर सकते थे किसी को, या जो निर्दलीय जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको हम भी फॉर्म दे सकते थे। खैर वो गई बात, लेकिन अब वहां की जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता उनसे दिल से जुड़ी थी और जनता के मन में ये आएगा कि अरे यार ये जोगी जी से तो डरते थे और जोगी जी के बाद उनके बेटे और बहू तक नामांकन रद्द कर दिया। वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, गांव देहात के और वनवासी भाई लोग हमारे, वो तो यही जो कि अरे यार इन लोगों ने जोगी परिवार को जानबूझ के काटा है। तो अब वो जो वोट हैं वो वोट किसको पड़ेंगे वही जीतेगा। चलिए, हमारे साथ राजन तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं। राजन तिवारी जी देखिए, अभी भी इकबाल अहमद रिजवी जी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इस उपचुनाव में जेएसएससी को रोकने की पूरी कोशिश यहां पर हुई है। देखिए श्रवण जी, मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। अभी रिजवी साहब ने ये कहा कि नामांकन रद्द हुआ या रद्द करा दिया गया, इसका मतलब ये है निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, वो सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है और सारे तथ्यों को देखते हुए उन्होंने निर्णय दिया कि ये आदिवासी नहीं है, क्योंकि आदिवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। और जहां तक उन्होंने बात कही कि उनके यहाँ जोगी परिवार का परिवार से रिश्ता है, उन्होंने काम तो ये हालत किया कि 20 साल में जिला बनाने की मांग वहां उठती रही और 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे जोगी जी और बाद में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने। जिला बनाने का काम नहीं किया। जिला बनाने का काम अगर किसी ने किया तो सिर्फ भूपेश बघेल जी ने किया और जोगी जी के जीवित रहते किया। नगर पालिका को नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का काम अगर किसी ने किया तो सिर्फ भूपेश बघेल जी ने किया। वहां विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर, किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर टिप्पणी करने के पहले आपको
तर्कसम्मत बात करनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अच्छा इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं, भाई सरकार रीता का कोई जोगी लेना का, देना तिवारी नहीं, जी, भूपेश तिवारी बघेल जी, जी को मेरे कोई लेना देना नहीं। छोटे भाई तिवारी जी, बल्लू भाई मेरी बात सुन लीजिए आप, पहले उसको पूरा होने दीजिए, पहले पूरा होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना भाई, पहले मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। नहीं, आप तो बड़ा लंबा बोलेंगे भैया, आप तो हमारे भी मामला है, श्रवण जी उनको रोकिए, जब वो बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं टोका। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनकी जाति का मामला जितने दिन लंबित रहा, कभी कॉमा को लेके, कभी पूर्ण विराम को लेकर के, कभी ये जो उच्च स्तरीय समिति बनी है इसकी अधिसूचना ठीक से जारी नहीं हुई, अगर ये जारी हुई है तो इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, इन सारे तकनीकी कारणों से उनकी जाति का मामला लंबित होता रहा। जब सारे तकनीकी मामलों को दूर कर लिया गया, उसके बाद में उच्च स्तरीय समिति ने ये आदेश जारी किया कि ये गैर आदिवासी है, ये आदिवासी नहीं है। फिलहाल तो मरवाही की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और लगातार इस पर सियासत भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।